हैव नो कंट्रोल। भाई टाइम लिमिट फिक्स करो कि ये इसमें कोई ऐसी इतना ही पॉइंट है, इसके ऊपर 15 मिनट में बोलो। सुप्रीम कोर्ट से कौन पूछे कि आप इतना छोटा मामूली चेंज क्यों नहीं कर पाए। जी टाडा के अंदर मैंने उस समय के एनर्जी मिनिस्टर कल्पनाथ राय को जेल में भेजा था बिल्कुल बिल्कुल याद है जी। कि मेरे पास अब ऑफर आई थी 50 लाख की। तो ये कितना सच है सर, के ऊपर से दबाव आता है कि नीचे कि भाई आप बेल नहीं दो, मैडम को साड़ी दिलवाने की इस तरह की ड्यूटी लग जाती है सर। हाँ, ये तो रिपोर्टेड है। और उसमें बेलाएम त्रिवेदी जी का भी जिक्र होता है, संजीव खन्ना साहब का भी जिक्र होता है, दत्ता साहब का भी जिक्र होता है, मतलब सबको लेकर ये बात है। कितना सच है सर ये बेंच फिक्सिंग की कहानी? क्यूरेटिव पिटीशन में आपने सारे फैसले रिवर्स कर दिए। रिवर्स कर दी, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? ये डोमेन एक्सपर्ट नहीं ढूंढते, ये वो ढूंढते हैं कौन है हमारा फेवरेट। मैंने कहा एमपी हैं, यहाँ तो आप लिटिगेंट हैं। एमपी आप संसद में हैं। जिस कंपनी को के उसको मालिक को रिलीफ दिया, रिटायर होते ही उस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। और अखबार में छपते ही हाई कोर्ट के एक जज साहब ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ली। सुओ मोटो कि आपने बेल कैसे दे दी। उन जज साहब का जो सेशन जज थे, पूरा कैरियर चौपट कर दिया हाई कोर्ट ने। डिस्ट्रिक्ट जज का ये काम होता था कि उनकी सेवा की पूरी तैयारी कर। डिस्ट्रिक्ट जज का ड्यूटी लगाता था अपने कोर्ट के ऑफिशियल्स की कि मैडम को शॉपिंग कराएगा, क्योंकि देखिए नीचे के जज सभी सीनियर वकीलों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी पहले सुनी जाएगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को तो बिल्कुल वो कर दिया है, पीएन की तरह ट्रीट करते हैं हाँ हाँ सर, हाई मैंने कोर्ट को। देखा। सर मैंने देखा कि हाई अगर हाई कोर्ट और कोर्ट का जज सुप्रीम जाता कोर्ट है, के जज भी पीएन की तरह ट्रीट करते हैं। हाई कोर्ट का जज अगर जाता है सर, तो उनकी ड्यूटी बेचारों की पान लाने की, सिगरेट लाने की, होटल बुक कराने की, मैडम को साड़ी दिलवाने की, इस तरह की ड्यूटी लग जाती है सर। हाँ, ये तो रिपोर्टेड है, ये भी रिपोर्टेड मैटर है। यूपी का पीएफ स्कैम केस है ये, शायद जी आपको याद हो, जी जी अगर आपने इस मामले में कोई पहले इंटरेस्ट लिया हो तो। जी जी। एक प्रोविडेंट फंड स्कैम केस हुआ था यूपी के एक कोर्ट में। अच्छा, क्या हाँ था बताइए। वो स्कैम? क्या था वो स्कैम? क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं बिल्कुल। जो यूपी में अपॉइंट किए जाते हैं, करेक्ट करेक्ट। जो अपने डिस्ट्रिक्ट, उनको कुछ डिस्ट्रिक्ट दी जाती हैं, वो वहां इंस्पेक्शन करने जाते हैं। करेक्ट। तो ज्यादातर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव बनते हैं, आपने क्या करते हैं मुझे नहीं पता, जो इंसिडेंट है वो मैं बता रहा हूँ। जी जी। वो विद फैमिली जाते थे खुद। तो उनके जाने से पहले डिस्ट्रिक्ट जज का ये काम होता था कि उनकी सेवा की पूरी तैयारी कर। डिस्ट्रिक्ट जज का ड्यूटी लगाता था अपने कोर्ट के ऑफिशियल्स की कि मैडम को शॉपिंग कराएगा। करेक्ट। तो मैडम शॉपिंग करती थी और वो शॉपिंग लाखों में होती। माय गॉड। तो वो कहाँ से देगा पैसे, क्योंकि मैडम ने तो पैसे देने नहीं। कहाँ से देगा पैसे? तो उसके लिए उसने एक तरीका निकाला कि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पड़ा है, उसने अकाउंटेंट से कहा भैया इसमें से पैसे ड्रॉ कर दो। मैं कहाँ से दूं, मेरी तो तनख्वाह ही इतनी है। तो वहां से पैसे ड्रा करके वो इन जजों की, उनकी फैमिलीज की सेवा होती थी। और सेवा के बाद जो है ये, जब एक्चुअल में वो प्रोविडेंट फंड का पैसा ऑडिट हुआ, ऑडिट में पाया गया कि इलीगली निकला है, तो वो जो है नजरों में आ गया। तब उन डिस्ट्रिक्ट साहब ने बताया कि कैसे क्यों निकालना पड़ा मुझे। उसने जजों के नाम बताए और फॉर्चुनेटली उसने सारे बिल संभाल के रखे हुए थे। जी जी जी। पूरा प्रूफ था उसके पास। तो ये कितना सच है सर, के ऊपर से दबाव आता है कि नीचे के भाई आप बेल नहीं दो, ये मत करो, वो मत करो? देखो मैं आपको एक दिल्ली का एग्जांपल बताता हूँ।
दिल्ली में एक विष्णु पंडित थे। जी विष्णु पंडित के ऊपर रेप का केस का चार्ज लगा, शाजा कोर्ट में पेश हुए। तब बीएस चौधरी जो है वहां सेशन जज, जी उन्होंने केस देखा कि भाई ये बेल बनती है, एलिगेशन पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगते हैं, और वो जो है उन्होंने बेल दे दी। अगले दिन अखबार में छप गया कि बेल मिल गई विष्णु पंडित को। और अखबार में छपते ही हाई कोर्ट के एक जज साहब ने सो मोटो कॉग्निजेंस ले ली, सो मोटो, कि आपने बेल कैसे दे दी। कॉग्निजेंस लेकर के और उन्होंने वो केस फाइल मंगा दी, जी और उन्होंने वो बेल कैंसिल की, और जज साहब के खिलाफ लंबी चौड़ी स्ट्रिक्चर पास कर दी, और कहा कि इसको जो है वो ये ही इज नॉट फिट फॉर प्रमोशन। अब वो केस फाइनली एक्विट हुआ, वो केस फाइनली एक्विट हुआ। लेकिन उन जज साहब का जो सेशन जज थे, पूरा कैरियर चौपट कर दिया हाई कोर्ट ने। ना तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया, ना ही उन्हें आगे एलिवेशन दी गई। उसके बाद दिल्ली के अंदर तो किसी सेशन जज ने जमानत देने की जरूरत ही नहीं थी। तो सर इसका निदान क्या है? क्या ऊपर जो सीनियर लोग आपके होते हैं हाईकोर्ट में, आप भी रहे हैं हाईकोर्ट में, तो कोई इस पे सुनवाई या कोई इस पे रिव्यू या इस पे कोई बातचीत नहीं होती? इसका निदान ढूंढना कौन चाहता है? कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो नीयत है ही नहीं इसका निदान ढूंढने की। आप जो है, एक आदमी टैक्सेशन की वकालत करता है, टैक्सेशन की वकालत करके आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, जज बना देते हाई कोर्ट में। अब आप उसको टैक्स बेंच इसलिए नहीं देते कि इसके तो सारे टैक्स के वकील जान पहचान वाले हैं, करेक्ट। तो इसके ऊपर प्रेशर भी आ सकता है, तो इसको चलो दूसरी बेंच दे दो। तो उसे आपने क्रिमिनल बेंच दे दी या सिविल बेंच दे दी। जिसको सिविल लॉ का या क्रिमिनल लॉ का एबीसी नहीं आता, नहीं आता। तो वो पर्पस बैठ तो के, डिफीट हो गया। पर्पस तो डिफीट हो गया। आप तो लेके आए थे डोमेन एक्सपर्ट को कि टैक्स का आदमी है, इसने इतना लंबा समय काम किया है, इसको लिया, अब उसको वो दे ही नहीं रहे, तो पर्पस ही डिफीट हो गया। ये भी आपकी गलतफहमी है कि डोमेन एक्सपर्ट लेके आते हैं। अच्छा। ये जान पहचान के लोगों को लेके आते हैं, वो किसी भी ब्रांच से। ये डोमेन एक्सपर्ट नहीं ढूंढते, हम्म, ये वो ढूंढते हैं कौन है हमारा फेवरेट। अगर डोमेन एक्सपर्ट ढूंढते होते तो डोमेन के एक्सपर्ट के हिसाब से बेंचेस बनती। हम्म। इसका बड़ा सीधा इलाज है, सिंपल इलाज है, कि आप स्पेशलाइजेशन लाओ ना कोर्ट्स में। क्यों हर चौथे दिन बेंच बदलते हो? आप जो है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 4 महीने में बेंच बदल जाती है, 4 महीने, 5 महीने। बाकी कई जगह तो ऐसे हाई कोर्ट भी हैं जहां 6 हफ्ते बाद बेंच बदल जाता हम्म। है। एक दूसरा, ये भी जरूरी नहीं कि जो बेंच किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए बैठी है, केस उसको मार्क होगा, क्योंकि ये तो चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है। वो ये सोचता है कि नहीं, इस केस में मुझे रिजल्ट ऐसा चाहिए, हम्म। और ऐसे दो जज ऐसे हैं जिनको मैं जो करूं तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा, तो वो बेंच अलग बना सकता है। ये भी इन दिनों बड़ी वो आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर। ये भी इन दिनों बड़ी डिबेट में है, जुडिशरी के अंदर भी और बाहर भी, कि बेंच फिक्सिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की बातें सामने आई हैं कि कुछ खास लोगों को ही जाती हैं। अब उसमें बेलाएम त्रिवेदी जी का भी जिक्र होता है, संजीव खन्ना साहब का भी जिक्र होता है, दत्ता साहब का भी जिक्र होता है, मतलब सबको लेकर ये बात है। कितना सच है सर ये बेंच फिक्सिंग की कहानी? देखिए, बेंच फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेंच आप अपनी चॉइस की सिर्फ एंडोमेंट लेकर के दे सकते हो। वैसे तो ये एक बड़ा वो है कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द लॉ। हम्म।
और लोग ढूंढते हैं कि जब केस लगता है किस बेंच में लगा, तो ढूंढते हैं कौन सा वकील है इस बेंच का फेवरेट। ये तो सबको, और ये एक फैक्ट है, ये तो सबको ही ये पता एक फैक्ट है। देखिए, एडमिशन के लिए केस का साउंड होना, इस लायक होना, आप सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कर रहे हो भाई, यहाँ हाई कोर्ट भी पहले सुन चुका है, नीचे के कोर्ट भी सुन चुके हैं, उसके बाद सारा एनालिसिस होकर के आपके पास कोई आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि ओनली वेयर पब्लिक इंपॉर्टेंस इश्यूज आर इन्वॉल्व। एब्सोल्युटली सुप्रीम कोर्ट बना तो इसीलिए था। करेक्ट। देखिए, सेकंड अपील हाई कोर्ट में भी ऑन इश्यू ऑफ लॉ एडमिट होनी चाहिए, और यही नियम है सीपीसी में कि इश्यू ऑफ लॉ मीन्स एन इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसके ऊपर पहले कोई डिसीजन नहीं है। करेक्ट। आज तो आप वो जो फ्रेम करते हैं ना क्वेश्चन ऑफ लॉ, उनको भी देख लीजिए तो हंसी आती है। वेदर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट इज राइट, ये इश्यू ऑफ लॉ है, ये तो हर केस में होती है। तो ये जो डिबेट सर चल रही है मास्टर और रोस्टर को लेके, एक ओपिनियन ये भी थी कि भाई चीफ जस्टिस से वो लेके कम से कम 3 लोगों का वो बना दिया जाए कमेटी जो डिसाइड। मैं ये भी गलत मानता हूं। जी। आप फिक्स बेंच, ताकि बेंच चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है वकील के पास। ले लो एडजॉर्नमेंट, कितनी लोगे? देखिए, एक कानून ये कहता है लॉ शुड बी फिक्स, लॉ शुड बी सर्टेन, person going to the court of law must know what will be the result of my litigation, क्योंकि कानून का है, उसे पता है कि ये कानून के हिसाब से मेरा केस कहाँ ठहरता है। तो अगर आप फिक्स बेंचेस बनाओगे जिनको चेंज नहीं करोगे, तो ये बेंच टू बेंच जो डिसीजन चेंज हो जाते हैं, ये नहीं होंगे। जी। अभी हाल ही में, अभी वो रिलायंस का केस आपने पढ़ा हाँ होगा, बिल्कुल, 8,000 करोड़ का जो। रिलायंस वर्सेस दिल्ली मेट्रो। जी जी, दिल्ली मेट्रो। मैं उस केस की मेरिट में नहीं जा रहा, हम्म। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ हम्म। कि आर्बिट्रेशन हुई, जी हाँ। आर्बिट्रेटर ने एक अवार्ड दे दिया। वेल रीजन जजमेंट देता है आर्बिट्रेटर, अवार्ड भी जजमेंट है, वेल रीजन होता है। जी। उसको आपने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट के अंदर उसका एक फैसला हुआ, एबीसी जो भी फैसला हुआ, जी। हाई कोर्ट के उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुई पार्टी, उसने सुप्रीम कोर्ट आई, करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर दे दिया। देखा, अपेल्ड कर दिया, अपेल्ड कर दिया। देख करके अपहेल्ड कर दिया। पार्टी उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने रिव्यू डाउन, हाँ हाँ, रिव्यू में चेंज हो गया। रिव्यू को भी आपने रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी। कितने सीढ़ियां क्रॉस हो गई, आर्बिट्रेटर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू बेंच, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन में आपने सारे फैसले रिवर्स कर दिए। रिवर्स कर दिया। करेक्ट। इसका मतलब क्या है? आप आज ही मैं पढ़ रहा था वो पतंजलि के केस में, कह रहे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो ग्राउंड। हम्म। अब यहाँ किसकी इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, ये तो बताइए। हु वाज इग्नोरेंट ऑफ लॉ? सारे तो सर इतने बड़े बड़े वकील उनके पास हैं। हु वाज इग्नोरेंट ऑफ लॉ? मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा, मैं जजेस की बात। हाँ जी 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 जी। वकील तो पैसे लेकर के जिधर कहो बहस कर दे, हम्म। उसको लॉ से कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। तो वो जो है, आप, हु इज इग्नोरेंट ऑफ लॉ? वेदर आर्बिट्रेटर इज इग्नोरेंट ऑफ लॉ, whether high court judges were ignorant of law, whether supreme court judges were ignorant of law, or the review bench was ignorant of law. करेक्ट।
आपने मान लिया, चलिए हम आप ये मान लेते हैं कि आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, तो उन सबके खिलाफ क्या एक्शन है भाई? ये सवाल है सर सबके मन में। और देखिए साहब, आपने भी रिलायंस की बात की, तो चलिए रिलायंस अब तो क्या रिसोर्स। एक्शन है? यू शुड डिस्क्वालीफाई देम टू बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट। एब्सोल्युटली, देयर आउट टू बी सम रेमेडी, सम एक्शन मस्ट बी टेकन। अदरवाइज कैसे लोगों के अंदर ये फेथ होगा कि इतनी लंबी जो हम ये प्रक्रिया थी। देखिए, हमारे जुडिशरी में क्या है, जज हैज ए राइट टू गिव रॉन्ग जजमेंट, हम्म, बट नॉट डेलिबरेटली। जी। डेलिबरेटली उसे रॉन्ग जजमेंट, लेकिन ये किसके लिए है? ट्रायल कोर्ट के लिए है ये, ऊपर कुछ कि नहीं है। ट्रायल कोर्ट ऊपर भी देते हैं, देते देखो ये है तो सभी के लिए, हम्म, लेकिन ट्रायल कोर्ट का पहला कोर्ट होता है जो असेसमेंट में गलती कर ली, जी। उसमें गलती कर ली, तो आपने अपील में आ गए, एक अपील में चलो हाई कोर्ट जज भी गलत हो गया, हम्म, आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए, हम्म, अब कहीं तो फाइनलिटी होगी। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट बिठा दिया, हाँ क्यूरेटिव मतलब पिटिशन। मतलब ये तो समझ से बाहर है। और आप ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, सेकंड क्यूरेटिव पिटिशन। अच्छा, हाँ, एक क्यूरेटिव पिटिशन से काम नहीं चला, दूसरी लॉ। तो सर इसमें क्या मैनिपुलेशन क्या होती है सर? इसमें लॉबिंग क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, दबाव किस तरह का होता है, पैसे का या राजनीति का या क्या है? तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि कौन किसके ऊपर क्या दबाव होता नहीं है, नहीं, लेकिन लेकिन जनरल आप। लेकिन वो क्विड प्रो क्यो, जिसको ये हमारे बहुत जजेस यूज करते हैं, क्विड प्रो क्यो। जी जी। ये क्विड क्विड प्रो क्यो आप क्यों नहीं पढ़ते हर जगह? हम्म, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए क्यों है? सही बात। ये नीचे के जजों के लिए क्यों है हम्म, कि इसने जमानत दे दी, पैसे खा गया? हम्म, देखिए, हम बेंच चेंज क्यों करते हैं? हमें क्या बेंच में विश्वास नहीं है? हम हर 3 महीने में बेंच क्यों बदलते? ये कारण है कि ये जज करप्ट हो जाते हैं या ये बोर हो जाते हैं। आप इनको हर बेंच में बिठा करके मास्टर ऑफ लॉ बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आया। क्योंकि हाईकोर्ट जज जब आप बनाते हो तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो सीनियर जज होना, सीनियर एडवोकेट होना चाहिए। करेक्ट। और सीनियर एडवोकेट के आप रूल्स पढ़ो तो ही शुड बी द पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन लॉ जी एंड इज उसको कानून बहुत जी। आपने एक ऐसे आदमी को जिसको बहुत कानून आता है हाई कोर्ट का जज बनाया, हम्म, फिर आप उसको जो है हर 3 महीने बाद उसको या 4 महीने बाद उसको जो है चेंज कर देते हो। चेंज करते रहे, तो क्यों? अगर सेम बेंच हो, हम्म, स्पेशलाइज हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में आप ये कर दीजिए कि 7 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड विल ऑलवेज बी इन सेशन। ले आओ जितने कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। 75% केसेस विल गो। हम्म, ये जो लोग बेंच के हिसाब से केस फाइल करते हैं कि आज पीएल इसके पास लगेगी, यहां मैं ले जाऊं, कल उसके पास लगेगी, मैं वहां से ले लूंगा। अगर एक फिक्स बेंच हो तो 75% ऑफ द केसेस विल बी थ्रोन आउट। ये अब मैं वो मशीन का देख रहा था, वोटिंग जी मैं। मशीन का, हाँ। 20वीं बार, मतलब कोई हद होती है? एक बार से सेटिस्फेक्शन, वो बेंच हो तो वो कह देगी कि भैया हो गया, ये हम्म, मैटर हो चुका है, करेक्ट। सॉरी, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। देखिए मेरे हिसाब से दिस इज क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। करेक्ट करेक्ट। व्हाई आई एम सेइंग क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम? हम्म, क्योंकि लोग जेलों में सड़ रहे हैं अपीलों की इंतजार में। करेक्ट। आप उनको नहीं सुनते, आप पब्लिसिटी वाले केस सुनते हो।
और जितना जिस मर्जी वकील की मर्जी आती है बहस कह जाता है। यू हैव नो कंट्रोल। भाई टाइम लिमिट फिक्स करो कि ये इसमें कोई ऐसी इतना ही पॉइंट है, इसके ऊपर 15 मिनट में बोलो। वैसे तो 70 साल 75 साल सुप्रीम कोर्ट को चलते हो गए, हम्म, शायद ही कोई लीगल इशू होगी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। जो भी सीनियर एडवोकेट फाइल करे कोर्ट में, तो वो पहले उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो सर्च करके बताए कि इसके ऊपर पहले कितने फैसले हैं, हम्म, एंड व्हाई ही इज फाइलिंग ए न्यू केस। correct. लेकिन रूल नहीं बनाओगे आप, क्योंकि देखिए आज कोर्ट क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आई ऑलवेज वंडर व्हाट इज द कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्ट। ये गरीब को तो न्याय देते, एग्जैक्टली हिम्मत ही नहीं सर, आम आदमी की तो घुस ही नहीं सकता। गरीब कॉस्ट को तो इतनी न्याय ज्यादा। दे, उसके पास पैसे भी नहीं है। देखिए आपका 1 लाख 2 लाख का केस, गरीब आदमी का कितने का केस होगा। उसकी किसी ने तनख्वाह रोक दी 6 महीने की, या किसी ने उससे 50 10 20 हजार 50 हजार उधार ले लिए, वापस नहीं किए, या उसकी कोई वो कर दिया, डैमेज कर दिया घर बनाते हुए, अंडर तो दो ट्रायल का भी लाख है तीन सर, लाख अंडर ट्रायल का भी जमानत नहीं मिली, सालों से पड़े हैं नहीं, बेचारे। मैं सिविल की बात कर रहा हाँ, हूँ, तो दो तीन सिविल। लाख गरीब का आदमी का इससे ज्यादा का केस नहीं होता। ठीक बात, ठीक बात। तो 2 3 लाख के लिए वो 2 3 लाख खर्च करेगा, तब जा करके उसको वकील मिलेगा, तब जा, और वो भी कितनी तारीखें मिलेगी, कितनी उसकी दिहाड़ियां नष्ट होंगी, हाँ, कितने पॉसिबल ही दिन नहीं, उसे ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा, पॉसिबल ही कोई नहीं। हिसाब ही नहीं है। कानून के प्रति जागरूकता भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है, हमारा तो देश इतना विशाल है। जागरूकता जितनी भी हो, आप बताइए, सारे जागरूक है मान लीजिए, हम्म, हिम्मत कितनी ही लोगों की है कि जाके अदालत में चक्कर काटे। करेक्ट, आई एग्री विद यू, आई एग्री। आज गए आप, आज तो वो वकील साहब के जो प्रेसिडेंट है, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई, हाँ, आज कंडोलेंस। हड़ताल कंडोलेंस। है, आज लोग सारे गए हुए हैं। हाँ जी। जज साहब छुट्टी पे चले गए क्योंकि उनके बच्चे का बर्थडे था, या बच्चे का एग्जाम था, हम्म। या उन्हें कहीं पर्सनल काम से जाना था। कोई सिस्टम है कि आप लिटिगेंट को या गवाहों को पहले इन्फॉर्म कर दो कि आज कोर्ट मत आइए, हम्म। कि आज जज साहब छुट्टी पर हैं या वकील हड़ताल पर हैं। और मत आइए का मतलब क्या हुआ, अगली तारीख दोगे 6 महीने बाद। तो हमारे यहाँ टोटली अनप्लैंड है। अब एक बहुत मामूली चीज बताता हूँ, ये जो काला कोट है, ये कहाँ से आया। ये तो मौसम की वजह से था, क्योंकि बाहर उस समय उनका मौसम। काला कोट जो है, यूरोप के अंदर शोक मनाने के लिए, वहां का जो राजा था, उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, उससे पहले वकील और जज ग्रे कोट या कोई और कलर का कोट पहनते थे। अच्छा। तो उसकी डेथ हो गई, तो उसने कहा आप काला कोट पहनोगे सारे आज के दिन। तो काला कोट पहन के वो अदालतें होल्ड हो गई। उसने 2 3 साल का वो मॉर्निंग पीरियड रखा था। जैसे वो राजा थे, 1600 कुछ की बात है ये। ओके। तो राजा थे, तो वो 2 3 साल के मॉर्निंग पीरियड में सबने काला कोट पहना। उसके बाद काला कोट जो है यूनिफॉर्म बन गई। काला कोट टॉलरेबल था तो हिंदुस्तान सर, के इतने अंदर। इतने सालों में हमने ये क्यों नहीं बदला? पूछो ना, कौन पूछे, सुप्रीम कोर्ट से कौन पूछे कि आप इतना छोटा मामूली चेंज क्यों नहीं कर पाए। तो सर, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगा या पार्लियामेंट के जुरिडिक्शन में आएगा, मतलब ये किसके उसमें आएगा? पार्लियामेंट ने नहीं, ये बार काउंसिल की जुरिडिक्शन में आए। अच्छा। और बार काउंसिल में वही बैठे हैं सीनियर एडवोकेट। ड्रेस प्रिस्क्राइब करना बार काउंसिल का काम। हम गुलाम मानसिकता से हमने अपनी आजादी शुरू की। हम्म। आज भी हमारी गुलामी की मानसिकता है। जी। हमने अपनी भाषा तक को नहीं तरजीह दी।
अब तो खैर भारतीय आप भाषा को किसी लेकर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट, अब तो काफी जगह इंक्लूसिव, लैंग्वेज क्या इंक्लूसिव। लेके आ रहे हैं आप वहाँ फाइल कर सकते हो भारतीय भाषा में, वो तो जजमेंट की ट्रांसलेशन कर रहा है। आप बहस कर सकते हो। आज एआई का जमाना है, जी जी जी, इंस्टेंट ट्रांसलेशन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती इंस्टेंट है। यस यस, कर रहे हैं, मोदी जी भी यूज कर रहे हैं, सुना है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, कितना खर्चा आएगा? कुछ भी नहीं। खोल देना दरवाजे अपने बिल्कुल बिल्कुल। कि भैया जिस भाषा में मर्जी बहस करो, हमें हम्म, जो भाषा आती होगी हम वो एआई के थ्रू ट्रांसलेशन कर लेंगे। ये जो आप बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। तो इसका सर निदान क्या है? कैसे सर आम आदमी को जो यकीन उसका जुडिशरी में है, उसको उसको जो, जब आप जैसे लोग या दूसरे लोग जब ये बात करते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि लॉबिंग हो रही है, प्रेशर टैक्टिक्स काम कर रही हैं, अलग अलग पॉलिटिकल थॉट के लोग हैं। अब फॉर एग्जांपल कूलिंग ऑफ को लेके भी एक डिबेट है कि कूलिंग ऑफ नहीं है जुडिशरी में, अचानक आपने भी क्विड प्रो की बात की। तो पहले से सुनते आ रहे हैं कोई जज साहब गवर्नर बन गए निकलते ही, कोई किसी कमीशन के चेयरमैन बन गए, किसी को राज्यसभा मिल गई, और अभी अभी ताजा कलकत्ता में वो 48 घंटे के अंदर इलेक्शन इलेक्शन लड़ लड़नी। तो आप इस पर क्या एक और भी एग्जांपल है। कहेंगे? कंपनी के डायरेक्टर बन गए, जिस कंपनी को के उसको मालिक को रिलीफ दिया, रिटायर होते ही उस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। थोड़ा इसका खुलासा ये करेंगे, शायद जरा खुलासा करेंगे इसका तो बेहतर रहेगा। थापर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर, जो जो मालिक है, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे किसी स्मगलिंग या उसमें पकड़े गए। जी तो उनको पटियाला हाउस में, तब मैं पटियाला हाउस में ही था, जी पटियाला हाउस में पेश किया गया। जी और उनकी जमानत की एप्लीकेशन, ये सिंघवी और कपिल सिब्बल और ये बड़े बड़े वकील जो है पेश हुए, हम्म, और उनकी जमानत की। उनको अब दिन में ही पकड़ा, तो पेश करते करते 3:30 4 हो गए। हम्म, साथ ही उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगा दी। तो हम्म, एसीएमएम के यहाँ लगी, तो एसीएमएम ने सुनी। तो आज ही बहस, जब 5 बज गए तो उन्होंने कहा जी 5 बज गए हैं, हम्म, अब बाकी कल सुनेंगे। हम्म, उन्होंने कहा नहीं जी, आज ही सुननी होगी, हमारे क्लाइंट का इतना इम्पोर्टेंट राइट है। ही वॉज ऑनर ऑफ थापर ग्रुप ऑफ कंपनीज, तब थापर काफी बड़ा नाम ग्रुप था। ऑफ कंपनीज होता था। जी, आज तो उतना बड़ा नहीं है, नाम नहीं है जी, हाँ। क्योंकि और बहुत आ गए। जी जी तब बहुत बड़ा होता था। जी तो थापर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो के मालिक थे। अब ऐसे में उनका ठीक है, सुन लेते हैं, क्योंकि देखिए, नीचे के जज सभी सीनियर वकीलों से डरते हैं, हम्म। क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी पहले सुनी जाएगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, हमारी कोई नहीं सुनी। नहीं तो अगर कोई ये शिकायत कर ये देगा। डर जो आपने बताया सर, ये डर किस चीज का? पैसे का डर है, राजनीतिक रसूख का डर है, किस बात का नहीं, डर? ये जो है अपने कैरियर का डर। क्योंकि जितने सीनियर वकील हैं ये किसी न किसी जज से कनेक्टेड होते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और वहां शिकायत कर देते हैं कि आपका ट्रायल कोर्ट का ये जज, उसे तो कानून ही नहीं आता, वो बैठा रहता है, कोई ऑर्डर नहीं पास कर, उसको कुछ नहीं बताया जाता। इतना बहुत है जज की रेपुटेशन खत्म करने के लिए। तो सर तो अभी ये जैसे डर ये आपने, होता है। लेकिन सर आपने तो इतने महत्वपूर्ण जजमेंट दिए, आपने अफजलपुरी वाला दिया, आपके टाइम पे जो मुझे याद आता है रॉबर्ट वाड्रा वाला भी आपने दिया। तो प्रेशर तो आपके साथ भी हुए होंगे, किसी ना किसी तरह से आपको देखिए, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। मैं आपको अपना हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन बता देता हूँ। मेरा 1993 में करकरडुमा, 94 में करकरडुमा में पोस्टिंग हुई। जी, 94 से पहले 5 साल तक मैं सिविल, पहले मैट्रिमोनियल देख रहा था, हाँ आपने तो प्रैक्टिस। और फिर मैट्रिमोनियल कोर्ट देख रहा था, फिर मैं सिविल कोर्ट देख रहा था 3 साल तक। तो 6 साल तक मैंने ये किया। हम्म, लेकिन जब ककड़ोमा में गया तो मेरे पास 84 राइट के केस है, हाँ वो सारे थे आपके पास, बिल्कुल। और साथ ही साथ टाडा है। जी जी, टाडा के अंदर मैंने उस समय के एनर्जी मिनिस्टर कल्पनाथ राय को जेल में भेजा था। बिल्कुल बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। चीनी मंत्री और होंगे।
और 84 रॉयट में मैंने HKL भगत को जेल भेजा था। तुलसी साहब, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुलसी साहब उस समय KTS तुलसी शायद थे ना? नहीं, तुलसी तो उसके केस में आए थे। उपहार केस में आए थे, उपहार केस में आए हाँ, उपहार केस के नहीं, तुलसी साहब की एंट्री दिल्ली में किरण बेदी के साथ हुई। थे। ओके, तो किरण 84 में बेदी कौन था हैड सर? हायर्ड 84 के दंगों में क्योंकि कौन था सर? क्योंकि दिल्ली दिल्ली का कोई वकील किरण बेदी को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं था। तैयार नहीं था, तैयार। शी हैड टू ब्रिंग तुलसी फ्रॉम बॉम्बे। ओके। तो उसके बाद तुलसी साहब को दिल्ली पसंद आ गई, तो वो दिल्ली में ही जम गए। तो वो जो है, तो उनको किरण बेदी लेके आई। अच्छा जी। तो मेरे पास तो कल्पना थराय के केस में भी ये कपिल सिब्बल और ये सारे पेश होते थे। ये दो इंसिडेंट के बाद वो 3 साल जितने, जब मैं ककड़ुमा में रहा, तो मेरी ACR नहीं लिखी, अच्छा। मेरे हाईकोर्ट लिखी ही नहीं। जैसे ही मेरे 3 साल पूरे हुए, जिस दिन पूरे हुए उस दिन मेरी सिंगल ट्रांसफर है, केस के 3 साल पूरे हुए, इसे भेजो यहाँ से। क्योंकि 3 साल से पहले अगर करते तो शायद प्रेस में शोर मचता। लेकिन उस जमाने में तो सर मतलब कांग्रेस का तो बड़ा रुतबा था, और जिन जिन मंत्रियों का आपके अदालत में वो आया उनका तो बड़ा रुआब था। कल्पना राय तो बड़े पावरफुल आदमी थे। तो आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव, या हाईकोर्ट के किसी जज ने कभी फोन देखिए, किया कि भाई मैंने धिंगरा साहब कभी जरा? किसी के मैंने कभी किसी के दबाव को माना नहीं। नहीं आया कि और नहीं आया, यही बात ये सब, हो रही है। आपने नहीं माना ये अलग बात है, आया कि नहीं आया देखिए, ये। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मेरे से डरते थे, मेरे से वकील भी डरते थे। मैं जब जज बना तो एक MP साहब जो है कि जी मेरा केस है, आप पहले सुन लीजिए। मैंने कहा क्यों? कि जी मैं MP हूँ, महाराष्ट्र के MP थे। हम्म, मैंने कहा MP हैं, यहाँ तो आप लिटिगेंट हैं, MP आप संसद में हैं, तो यहाँ तो जो नियम अदालत का है वो उस हिसाब से चलेगा। हम्म, तो इसलिए आपको अपनी टाइम का, अपनी बारी का इंतजार करना होगा। हम्म। तो ये मेरी बिगनिंग है। तो कोई सीनियर जज वगैरह और ने नहीं आपको बोला कभी कि भाई धिंगरा साहब थोड़ा सा संभाल के, आप तो ऐसे जब जजमेंट दे रहे हो, रॉबर्ट वाड्रा का वो कर रहे हो कभी? मैं वो भी बता देता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिमोनियल केस था जिसमें 2 डॉक्टर इन्वॉल्व, दोनों डॉक्टर थे। तो मैंने कहा दोनों डॉक्टर हो, दोनों प्रैक्टिसिंग हो, तो आपकी मेंटेनेंस एप्लीकेशन में कोई अर्जेंसी तो है नहीं। उन्होंने सबसे पहले मेंटेनेंस एप्लीकेशन लगाई लड़की वालों ने। मैंने कहा इसमें क्या मेंटेनेंस की अर्जेंसी है? जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन है वो तब होता है कि हार्डशिप है, खाने पीने को कुछ नहीं है, लिटिगेशन को कुछ नहीं है। दोनों ने बड़े बड़े वकील कर रखे और मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा दी। तो मैंने ऑर्डर किया कि आपकी मेंटेनेंस एप्लीकेशन केस के साथ होनी जाएगी। अगर किसी को कोई डिफरेंस ऑफ सैलरी है, डिफरेंस ऑफ इनकम है और कुछ बनता है तो साथ में दे देंगे। इस ऑर्डर के खिलाफ वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया है कि इनकी मेंटेनेंस एप्लीकेशन पहले डिसाइड करो। मैंने कहा ठीक है, आओ अपने एफिडेविट दे दो। मेंटेनेंस एप्लीकेशन में मेनली एफिडेविट दिए जाते हैं, भाई इसकी इतनी इनकम है, मेरी इतनी जी है, ये जी डिफरेंस है। जी। तो उन्होंने, दोनों पार्टियों ने कहा कि जी हम तो एविडेंस लाएंगे मेंटेनेंस के ऊपर, हम्म, और 25-25 गवाहों की लिस्ट दे दी जी मेंटेनेंस के लिए। जी। मैंने लिस्ट पकड़ी। हम्म, एक तरफ थे बार के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर जोसेफ थे कोई, अच्छा। और दूसरी तरफ से कोई वो थे बड़े वकील। हम्म, मिस्टर जोसेफ लड़के वालों की तरफ से थे और वो अच्छा। दूसरे वकील जो है लड़की वालों। हम्म, तो मैंने एप्लीकेशन ली, वो लिस्ट ली, और मैंने ओपन कोर्ट में ही ऑर्डर लिखा दिया कि ये लग्जरी लिटिगेशन लड़ रहे हैं। ओके। मेंटेनेंस मेंटेनेंस जो है वो लग्जरी लिटिगेशन में आ गई। डिवोर्स ठीक है, इनकी जरूरत है, हम्म, डिवोर्स के हिसाब के लिए तो मैं केस सुनने को तैयार हूँ। लेकिन ये मेंटेनेंस के ऊपर 25 गवाह देख करके ये हम्म, कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं हम्म, और केस को प्रोलॉन्ग करना।
तो ये लग्जरी लिटिगेशन है। और फिर मैंने अपने पूरे केस का डाटा दिया कि मेरे पास कितने केस पेंडिंग है और कब से पेंडिंग है। मैं तो नया नया आया था, तो कोई 10 साल से पेंडिंग, कोई 15 साल से पेंडिंग, कोई इतना पेंडिंग। तो मैंने वो सारा डाटा दिया और मैंने कहा आई विल नॉट डिसाइड दिस एप्लीकेशन on priority basis because of these reasons, because all people in my court have equal right on my time, and I cannot allow luxury litigation to eat up the time of the court. मैंने ऑर्डर लिखा करके और फिर लगा दी। तो जो लड़के के वकील थे, मिस्टर जोसेफ, भले आदमी थे, वो बाद में मेरे चैम्बर में आए, कहने लगे मिस्टर ढींगरा आप तो प्रोबेशन पर हैं, आपको तो हाईकोर्ट डिसमिस कर सकता है इस ऑर्डर पे, क्योंकि आपने हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। मैंने कहा कर दे, मैं बाबू नहीं हूं। आई हैव कम एज ए जज एंड आई विल वर्क एज ए जज एज पर लॉ। तो इट क्रिएटेड एक रेटल, लेकिन वो किसी ने सेट असाइड नहीं किया। तो इसमें दो बातें हुई ना, एक तो इसमें जो बात निकल कर आई वो ये कि आपका इंडिविजुअल जो करेक्टर था, जो पैशन था, आपकी जो इंडिविजुअल इंटीग्रिटी थी, एक तो उसकी भूमिका इसमें थी क्योंकि आपने तय किया हुआ था कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगा, पहली बात। दूसरा एक इसमें से बात निकल कर आई कि जो उस वक्त के जिन्होंने आपको सेलेक्ट किया या जिन्होंने जिनकी भूमिका आपकी नियुक्ति में रही होगी, उन लोगों के चश्मे की भी बात माननी पड़ेगी कि उनका चश्मा साफ था। उन्होंने आपको इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आपके अंदर उनको मेरिट दिखाई दी। बाकी अभी आप जो बता रहे हैं कि सारे भाई भतीजावाद का सिलेक्शन होता है, सब एक दूसरे के लोगों को सेलेक्ट करते मैं हैं। ट्रायल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रायल कोर्ट की बात नहीं की भाई भतीजावाद के लिए। नहीं, वो तो हाई ट्रायल कोर्ट कोर्ट का, में तो एकदम, वो तो सब नीचे से आते हैं। ट्रायल ट्रायल कोर्ट कोर्ट, तो जुडिशियल, वहां तो जुडिशियल एग्जाम से आप आते हैं ना। हाँ सारे लोग जुडिशियल एग्जाम से ही आते हैं। एग्जैक्टली exactly, वहां तो हो ही नहीं सकता। वहां तो आपको जुडिशियल एग्जाम का पर्चा यू ही हैव आउट टू हो जाए तो क्लियर अलग बात है। एग्जाम। अब हाँ, जुडिशियल एग्जाम का पर्चा आउट हो जाए, जैसे आजकल पुलिस के और वो दूसरे एग्जाम, वो भी वो भी रिसेंट फिनोमिना, पहले नहीं होता। पहले नहीं होता, पहले नहीं होता। ये भी रिसेंट फिनोमिना। जी, ऑन अ सीरियस तो नोट, मैं ये लेकिन जो कह रहा आप, था, मैं आपको जी, ये कह रहा था दबाव वाली बात बता कि रहे 1984, मतलब वो करने के बाद आप कह रहे थे ना प्रेशर नहीं आया आप पे। हैं। जी जी बिल्कुल। तो प्रेशर मेरे से अप्रोच, ये नहीं कि लोगों ने अप्रोच नहीं किया। हम वही जानना चाह रहा था। आई मेड इट क्लियर टू ए पर्सन कि आपकी दाल नहीं जलने। हम्म, मेरे कुलीग ने मुझे बताया बाद में जी। कि मेरे पास ऑफर आई थी 50 लाख की हम्म। आपको अप्रोच करने की। मैंने कहा भाई अच्छा हुआ तुमने मेरे पे अप्रोच नहीं किया, नहीं तो तुम भी कल्प्रिट बन जाते। तो फैमिली में तो इस बात को लेके धिंगर साहब कई बार हुआ होगा, माय मतलब। फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव जी। एंड करेजियस। तो उनका जो है ये था कि नो, ए जज हैज टू बी ए जज, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो था। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी 3 साल की रिपोर्ट नहीं लिखी। और जब मेरी ट्रांसफर लास्ट डे, जब 3 साल पूरे होते ही मेरी ट्रांसफर की, क्योंकि एच के एल भगत का केस तब तक पेंडिंग था, इट वाज बीइंग प्रोलॉन्ग ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ हाई कोर्ट। हर ऑर्डर के खिलाफ वो हाई कोर्ट चले जाते थे, जी। तो तारीख मिल जाती थी। तो बाकी सारे 84 ऑर्डर के केस मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिए, हम्म। सिर्फ ये एक केस छूट गया। और अगर मैं 2 महीने और 3 महीने और मेरे को ये वक्त कम करने देते तो वो केस भी डिस्पोज ऑफ हो जाता। लेकिन इनका ये था कि इसको हटा। हम्म। तो मेरे अकेले की ट्रांसफर हुई थी, मैं ये बता रहा। मुझे फिर आपके 84 वाले दंगे से बात याद आती है। ये उसके बाद ये है कि उसके बाद जब मेरी ट्रांसफर हो गई तो मेरी 3 साल की कर्कटुमा की इकट्ठी रिपोर्ट आई। जी। और उसमें मैंने देखा कि मेरा ग्रेड इन्होंने गिरा दिया, अच्छा, ए से नीचे कर दिया। ए से B+ कर दिया। तो आई रोट ए लेटर टू हाई कोर्ट, 11 पेज लेटर। हम्म। मैंने कहा देखिए, आई नो आई डोंट हैव ए गॉड फादर इन हाई कोर्ट, हम्म। एंड आई आल्सो नो that grading, how grading is given in high court. हम्म। हम्म।
और मैं कभी गॉड फादर के बनाऊंगा भी नहीं हाई कोर्ट में। एंड रेस्ट एश्योर्ड कि जब तक मैं जज हूं, मैं तब तक ऑनेस्टली, ट्रूथफुली और काम करता रहूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो जो आपको करना है। मुझे बी देना है, B+ देना है, A देना है, C देना है, आई विल नॉट बॉदर एंड आई विल नॉट make a representation against to you because I consider you cannot do justice. अच्छा, you had the guts to write this straight. Yes, I wrote this to High Court और पूरे हाई कोर्ट में मेरे लेटर से सनसनी फैल गई। उन्होंने कहा मिस्टर ढींगरा इज इनकुरिजिबल। उससे पहले ककड़ुमा के वकीलों के साथ मेरी काफी वो हुई हाँ, वो थी। तो काफी वो मैटर भी चर्चा में वो भी मैटर पेंडिंग थे अच्छा, हाई लेकिन कोर्ट में। ढींगरा साहब एक बात बताइए, अब जैसे दिल्ली में एक दूसरे आपके बाद मतलब जज रहे थे एस मुरलीधर, रॉयट्स का चूंकि आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया, दिल्ली अभी जो कुछ समय पहले रॉयट्स हुए उस समय वो दिल्ली में थे, रात में ही उनका तबादला कर दिया गया। तो इस तरह की चीजों पे क्या जुडिशरी के अंदर कोई बहस या कोई इस पर चिंता नहीं होती है? जुडिशरी के अंदर नहीं होती, होती तो करते। अंदर क्यों होगी आप बताइए? इट इज वेरी कॉमन थिंग। किसका तबादला कैसे होता है, कब करवाना है, किसको कहाँ होना है। कईयों के तबादले होके पड़े रहते हैं, वो ज्वाइन ही नहीं करते क्योंकि उनको एश्योरेंस होती है मत ज्वाइन करो। वो भी दिल्ली हाईकोर्ट का ही केस है, ये तबादला हो गया, नहीं किया ज्वाइन, बहुत अभी आप दिनों तक नहीं किया। हाँ, अभी आपने जो पतंजलि वाली बात की जो कि इन दिनों बहुत चर्चा में है, उसमें दो तरह की बात हुई। एक ओबिटर डिक्टम की बात हुई कि जस्टिस अमानुल्लाह ने जो रिप्यू पार्ट वाली बात कही, जिस पर कई सीनियर जजेस ने, एक फॉर्मर CGI ने भी बोला कि भाई इस तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए। मुझे याद है कि आपने नुपुर शर्मा वाले मामले में जब पारदीवाला साहब ने बोला था, तो उससे उस डिबेट में आप काफी वोकल थे। नहीं, मेरा ये मानना है कि जजेस के हाथ में पेन होता है, ऑल माइटी पेन, जिससे वो अपने व्यूज, अपना दृष्टिकोण, अपने जजमेंट, अपने रीजनिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखें, कौन मना करता है? ओपन कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है कि आप ओपन कोर्ट में बोल रहे हो। भाई, यहां तक तो समझ आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच कि भैया वकील को कहो कि इतनी जोर से मत बोलो, धीरे बोलो, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही बोला कहा। था, नबुंद्रा को बोला था। हाँ, हाँ, निदुम्बरा कि को। भैया इतने जोर से क्यों बोल रहे हो डोंट क्या? शाउट इन कोर्ट। या हाँ, शाउट एट मी, वो तो हम भी बोलते थे नीचे ट्रायल कोर्ट में कि भैया जोर से बोल के गया, जो बहस है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो ये तो समझ आता है, जोर से मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आप केस को लेकर के लेक्चरिंग मत। आपको जो लिखना है लिखो, दम होना चाहिए ना, रीजन तो दोगे। ये भी लिखो, आप कंटेम्प्ट का सुन रहे हो हियरिंग, तो लिख दो कि ये बिहेवियर ऐसा है, द पीपल, द ऑफिसर शुड बी रिप्ड अपार्ट। किसने मना किया? देखिए, आप यू आर सेटिंग ए बैड प्रेसिडेंट, क्योंकि आप अगर ये कहते हो कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो नीचे का हर ट्रायल कोर्ट जज इसी फ्रीडम को यूज करके बच जाएगा। वकीलों को गालियां भी दे दो, क्यों नहीं देते? वकीलों से क्यों डरते हो? मेरे को समझ नहीं आता। जस्टिस ढींगरा से ये जो बातचीत है, विशेष बातचीत, ये जारी रहेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाए या जिनको जो जानकारी उन्होंने सामने रखी, जो उदाहरण उन्होंने सामने रखे अंदरूनी, ये जो जुडिशरी के बीच में चल रहा है, वकीलों का वर्चस्व, जजों का वर्चस्व, या दोनों के बीच की रस्साकशी, कौन किस पर हावी होना चाहता है, ये सारी बातें आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।